अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। फिर से इस्तकबाल है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमआरआ ऑफिशियल में। बड़े वक्फे के बाद हम हाजिर हुए फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू ग्रामर के बारे में। उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे कि उर्दू ग्रामर में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 10th और 12th के लिए। देखिए, इसमें जो है जो चीज़ें बोर्ड के एग्ज़ाम 10th क्लास और 12th क्लास में 10th और 12th में जो चीज़ें उर्दू ग्रामर के बारे में पूछी जाती है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तफसीली बातें करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उर्दू ग्रामर व्याकरण को बोलते हैं। इंग्लिश में ग्रामर आ गया, उर्दू में बोलेंगे कवायद को बोलेंगे और हिंदी में ग्रामर को बोलेंगे, ये व्याकरण को बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उर्दू ग्रामर के कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। उर्दू ग्रामर्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 हिस्सों में उसे तकसीम किया गया है। अगर आप ये सवाल आ चुका है कि उर्दू ग्रामर को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, ऑप्शन आपको 5 सिलेक्ट करना है। 5 इज़ द राइट आंसर। आपको उर्दू ग्रामर में इतनी पकड़ बना लेनी है कि एग्ज़ाम हॉल में किसी भी सवाल को छोड़ करके नहीं आना है। एकदम बेसिक से पढ़ना है, मेरे साथ मिल करके पढ़ना है और पाबंदी के साथ जुड़ करके पढ़ना है। और कोई भी सवाल ऐसा ना हो कि हम उर्दू ग्रामर के पार्ट के हिस्से को छोड़ करके आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। ऐसा तब नहीं होगा जब आप पाबंदी के साथ पढ़ेंगे और रिवाइज करते रहेंगे, एक नोट्स बनाएंगे और उसमें हेडलाइन करके जो आपको इम्पोर्टेंस लगे उसको सॉल्व करके जाएंगे, तब जा करके आप तमाम क्वेश्चन को हल करके आएंगे। सबसे पहला सवाल हो गया कि उर्दू ग्रामर को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर एक में इल्म हिजा। इल्म हिजा जो है हुरूफ के बारे में बात होती है, हर्फ के बारे में इल्म हिजा में बात की जाती है। दूसरे नंबर में है इल्म सर्फ। इल्म सर्फ में क्या आता है कि लफ्ज़ों के बारे में, जो लफ्ज़ बनता है हुरूफ से उसके बारे में बात की जाती है, तो उसको बोलते हैं इल्म सर्फ। इल्म नहव में होता है जुमलों के बारे में, सेंटेंस के बारे में। 3 नंबर में जो है इल्म नहव, इसमें सेंटेंस के बारे में बात की जाती है। और चौथे नंबर पे है इल्म बलागत, जिसको हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं इल्म बयान। इल्म बलागत को इल्म बयान भी कहा जाता है। इल्म बयान में है लफ्ज़ और जुमला दोनों के बारे में जब बात की जाती है तो उसको इल्म बलागत और इल्म बयान कहते हैं, जुमला और लफ्ज़। देखिए, इल्म उरूज़, इसमें 5 नंबर में जो है इसमें शेर व शायरी में बात की जाती है। शेर व शायरी में जो बात कही जाती है उसको, वो किस कैटेगरी में आता है, इल्म उरूज़ के कैटेगरी में आता है। फर्स्ट नंबर में देखिए इल्म हिजा। सबसे पहला ये आपको सवाल जहन नशी कर लेना है कि उर्दू ग्रामर को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है और वो ये 5 आपके सामने लिखा पड़ा है। सबसे पहले नंबर पे आएगा इल्म हिजा। इल्म हिजा में किन टॉपिक्स के बारे में बात की जाती है, किन चीज़ों के बारे में बात की जाती है। इल्म हिजा में हर्फ के बारे में बात की जाती है। और दूसरे नंबर पे है इल्म सर्फ, इसमें लफ्ज़ के मुताल्लिक लफ्ज़ के बारे में बात की जाती है। जो लेटर्स से, जो हर्फ से लफ्ज़ बनता है, जैसे अलिफ बा, अलिफ बे पे ते, ये सब जो है ये हो गए, क्या हो गए, हर्फ हो गए। अब इसके ज़रिए से मिल करके जो लफ्ज़ तैयार होता है वो इल्म सर्फ के कैटेगरी में आता है, 2 नंबर के कैटेगरी में आता है। इल्म नहवा, इसमें जुमलों के मुताल्लिक बात की जाती है। नंबर 4 में है इल्म बलागत, जिसका दूसरा नाम है इल्म बयान। इल्म बयान और इल्म बलागत में लफ्ज़ों और जुमलों के मुताल्लिक जो बात की जाती है वो चौथे नंबर पे आता है, इल्म बलागत और इल्म बयान। रही बात 5 नंबर की, तो इसमें शेर व शायरी यानी इल्म उरूज़ में शेर व शायरी के मुताल्लिक बात की जाती है। ये उर्दू ग्रामर्स के जो 5 हिस्से बतलाए गए थे, इनके मुताल्लिक तमाम तर बातें मुकम्मल हो गई। इसमें 2 बातें आपको जहन नशी कर लेना है कि कौन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और दूसरा ये कि उर्दू ग्रामर्स को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। ठीक है, यहाँ आप चलते हैं कि हुरूफ तहज्जी, ये आ गया। इल्म हिजा के मुतालिक बात करेंगे तो वहाँ आ जाएगा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब कि वह हर्फ जो है, अल्फ़ाबेट कितने, हुरूफ तहज्जी कितने हैं,
हुरूफ तहज्जी है 52। 52 हुरूफ तहज्जी है टोटल। इसको क्या बोलते हैं? हुरूफ तहज्जी को बोलते हैं अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, और उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला बोलते हैं हिंदी में। चलिए अब हुरूफ तहज्जी के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट के बारे में बात कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट के बारे में बात कर लेते हैं। हुरूफ तहज्जी है कितना है? हुरूफ तहज्जी है, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला है 52। अब उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, दो हिस्सों में उसे बांटा गया है। हुरूफ तहज्जी को नंबर 1 में है हुरूफ मुफरद, जैसे अली, बे, पे, ते, इस तरह वगैरह, लास्ट तक पढ़ लेंगे, ठीक है। उसी का है हुरूफ मुरक्कब। हुरूफ मुरक्कब यानी जो लफ्ज़ बन करके मिलता है, जैसे फल है, पे जोड़ है बराबर फ बन गया, तो वो जो फे जो बना है तो वो दो लफ्ज़ से ज्वाइन हो करके बना है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि जो मिल करके बना है वो है 15, ठीक है, 15 है। और जो तने तनहा है, अलग है, जो किसी हर्फ से मिलकर नहीं बना है, वो है 37, ठीक है। 37 वो है जो सिंगल है, 37 वो है जो सिंगल है, हुरूफ मुफरद जिसको बोलते हैं। और मुरक्कब को बोलते हैं जो दो हर्फ से कनेक्ट हो करके, ज्वाइन हो करके बना है, ठीक है। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई कि हुरूफ तहज्जी अल्फ़ाबेट 52 है और उसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हुरूफ मुरक्कब, हुरूफ मुफरद जो अलग अलग है, अलिफ, बे, पे, और इसी तरह हुरूफ मुरक्कब जो मिल करके बना है 2 हर्फ से या 3 हर्फ से। तो उसका संख्या कितना है, उसकी तादाद कुल कितनी है? अगर मुफरद की बात करें तो 37 उसका है, और ये मुरक्कब की बात कर ले तो ये 15 है, ठीक है। मुरक्कब और मुफरद की बात है यहाँ मुकम्मल हो गई। अब चलते हैं, जैसे हिंदी का, ये उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है, लिखने का स्टाइल जो है वो किस तरह का होता है? अरबी में होता है, फ़ारसी में होता है, ठीक है। और हिंदी का रस्मुल ख़त क्या है, लिपि क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बतलाइए, ठीक है। आपको एक सवाल हम दे रहे हैं, वो सवाल ये है कि हिंदी का रस्मुल ख़त यानी लिपि क्या कहलाता है, क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। उर्दू का माना क्या होता है? उर्दू का माना यानी कोई भी वर्ड्स हो तो उसका एक अर्थ होता है ना, उसका एक अर्थ निकलता है ना। तो इसी तरह उर्दू का अर्थ क्या है? उर्दू का अर्थ होता है लश्कर, जमात, फौज। देखिए, लश्कर जो बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, फौज भी उसी को बोलते हैं, जमात भी 1 2 3 4 आदमी हो तो उसको जमात बोलते हैं। देखिए, उर्दू लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो मुख्तलिफ, जो भिन्न भिन्न ज़बानों से मिलजुल करके बना हो, उसे उर्दू ज़ुबान कहते हैं, जिससे इस माना से दर्शाया जा रहा है। उर्दू ज़बान बहुत प्यारी ज़ुबान है। जैसे देख लिया जाए, अगर सपोज डेट फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जितने भी गाने बनते हैं, अगर आप उर्दू को अगर हटा देना तो वो गाना सुनने लायक नहीं रहेगा। जो भी संगीत है वो उर्दू के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आप एक हिंदी कलाकार से पूछ लीजिए, देख लीजिए, नहीं हो पाएगा। यानी उर्दू ज़ुबान बहुत मिठास और प्यारी ज़ुबान है, इसलिए इसका उर्दू का माना भी है लश्कर जमात, जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से, जिसके फ़ारसी का वो वर्ड्स इस्तेमाल होता है, अरबी का भी वर्ड इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, इंग्लिश का भी वर्ड्स यूज़ होता है, इसमें हिंदी का भी वर्ड्स यहाँ पे यूज़ होता है। चलिए, हम लोग यहाँ उर्दू ग्रामर के बारे में बात कर लिए कि उर्दू ग्रामर को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म उरूज़। और इसको सबको विस्तार रूप से आपको बतला दिए कि कौन कहाँ पर यूज़ होता है, कौन किसके विपरीत कौन किसकी जगह पर यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। और हुर्फ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट, वर्णमाला की संख्या कुल कितनी है? 52। और इसी तरह इनको कितने भागों में तकसीम किया गया है? अल्फ़ाबेट को 2 भागों में इनको तकसीम किया गया है।
नंबर 1 है मुफरद, नंबर 2 है मुरक्कब। मुफरद की संख्या कितना, मुफरद किसको बोलते हैं, अलिफ बे पे, और इसकी संख्या है 37। और मुरक्कब बोलते हैं वो जो दो हर्फ से मिल करके ज्वाइन होकर के बना हो, उसकी संख्या है 15। और उर्दू का लिपि क्या है, रस्मुल ख़त क्या है, अरबी और फ़ारसी है। आपको बदलाना है जवाब हिंदी के बारे में, हिंदी का लिपि क्या है। और आगे चलते हैं, उर्दू का माना क्या होता है, लश्कर, जमात, फ़ौज। और इस क्यों बोलते हैं, ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से मिल कर के बना, हिंदी से, इंग्लिश से, उर्दू से, ये करता है, इसे फ़ारसी, अरबिक वगैरह से उनका वर्ड्स यहाँ पर उर्दू में यूज़ होता है, यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका नाम, उर्दू का नाम लश्कर और जमात रखा है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ये ग्रामर्स के जो इल्म हिजा के मुताल्लिक़ अभी पढ़ रहे थे, अल्फ़ाबेट, हुरूफ़ तहजी, वर्णमाला, तो उसी में आया है अलिफ और नून, वाव और या। ये एक ख़ास टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग, इसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं, इनको जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। देखिए सबसे पहले अलिफ की दो किस्में हैं, अलिफ की दो किस्में हैं, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। अब ममदूदा और मकसूरा में जो फ़र्क है, इसके दरमियान जो अंतर है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अलिफ ममदूदा वो अलिफ है जिसको खींच कर पढ़ेंगे, जैसे आम, आदाब, आराम। ये अलिफ मद ज़बर आ है, ये मद है और इस अलिफ में मद नहीं है, इस अलिफ में मद नहीं है। तो ये अलिफ इस बात का संकेत, अलिफ के ऊपर जो मद खींचा हुआ है, इस बात का संकेत है कि इसको खींच करके थोड़ा सांस को लंबा करके पढ़ना है, जैसे आम, ठीक है। अब अलिफ मकसूरा ये है ज़माना, मीम के बाद अलिफ है, इसको खींच कर नहीं पड़े, ज़माना, इसको खींच कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही डिफरेंस है कि अलिफ ममदूदा को जिसे खींच कर पढ़ा जाए, सांस लंबी करके पढ़ा जाए, अलिफ मकसूरा जिसको सांस मतलब कि खींच कर नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पढ़ेंगे, जैसे ज़माना, अनाज, अनार। आगे समझ में इसका डिफरेंस, अलिफ ममदूदा खींचकर, अलिफ मकसूरा बगैर खींचे हुए पढ़ेंगे, नॉर्मल अंदाज में पढ़ेंगे। अब नून की भी दो किस्में हैं, नून ज़ाहिरा और नून गुन्ना। नून ज़ाहिरा वो है जो दिखे भी और पढ़ने में भी उसको पढ़ेंगे, उसको साइलेंट नहीं करेंगे, जैसे शान, नून है, नून को कंप्लीट पढ़ें। और इसी तरह आन, इसको भी नून, ये भी जो नून है नून ज़ाहिरा में आन है, आन को भी कंप्लीट पढ़ें। और मान है, मान को भी कंप्लीट, इसमें भी जो नून यूज़ हुआ है उसको हम कंप्लीट पढ़े हैं। चलिए नून गुन्ना में ये है कि माँ, जैसे इसमें नून के अंदर जो बिंदु है, जो नुक्ता लिखा जाता है, ना तो यहाँ लिखा गया है और ना ही पढ़ा गया है, जैसे माँ नहीं पढ़ा गया है। इसी तरह जहाँ, कहाँ, वहाँ, जो भी अगर हम एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, ऐसा नून वहाँ पर होना चाहिए जो नून की जगह एग्जैक्ट यूज़ होता हो, लेकिन नून के आवाज़ को गुनने यानी नाक में हज़फ कर लेंगे, यानी उनके बिंदु के आकार को जाहिर नहीं करेंगे, जैसे जहाँ, कहाँ, वहाँ, माँ। ये नून की बात समझ में आ गई। नून ज़ाहिरा जिसके नून को लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी, और ये नून गुन्ना के जिसके नून को लिखेंगे लेकिन उसको पढ़ेंगे नहीं, यानी उनके आवाज़ को नाक से जाहिर करेंगे हल्की आवाज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं वाव के बारे में। वाव क्या है, वाव सुनने में कैसा लगता है, वाव एक अल्फ़ाबेट है जो पे उर्दू अल्फ़ाबेट में, उर्दू वर्णमाला में यूज़ हुआ है, उसी का एक हर्फ है वाव। अब वाव का यहाँ पे भाग बतलाया गया, वाव की कितनी किस्में हैं, वाव की 3 किस्में हैं, एक है मारूफ, एक है मजहूल, एक है मादूला। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाव मारूफ किसको कहते हैं। वाव मारूफ जैसे एग्जाम्पल है वाव मारूफ का दूर, दूर, यानी वाव के बाद पेश हो, वाव से मतलब कि उस वाव को वाव मारूफ कहते हैं जिसको खींच कर पढ़ा जाए और उससे पहले पेश हो, जैसे दूर, नूर, ज़रूर, नहीं सॉरी पेश नहीं, पेश के बारे में नहीं है, यानी वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जिसको खींच करके पढ़ा जाए, और वाव मजहूल बोलते हैं उस वाव को जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाए, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पढ़ा जाए। जैसे आप देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, फ़र्क जान लीजिए। दूर, नूर, ज़रूर, इस वाव को थोड़ा खींच कर पढ़े हैं तो इसका नाम पड़ गया है वाव मारूफ, वाव मारूफ। और मजहूल उस वाव को कहते हैं
वाव मजहूल उस वाव को कहते हैं जिसके वाव को खींच करके, जिसके हर्फ को खींच कर नहीं पढ़ा गया। जैसे शोर, मोर, चोर। अगर शोर बिल्कुल भद्दा सा लग रहा है, बिल्कुल बेकार सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मोर कभी होता है ऐसा? नहीं होता है। तो वो पढ़ने ही में पता चल जाएगा कि हम इसको गलत साउंड में पढ़ रहे हैं। ठीक है। वाव मादूला, मादूला यानी ख्वाहिश, ख्वाब। ख्वाहिश की वाव को अगर हम जाहिर करेंगे तो ख्वाहिश होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसका यह है, वाव को साइलेंट करके पढ़ेंगे ख्वाहिश। तो यहाँ पे वाव मादूला का एग्जाम्पल आ गया ख्वाहिश, ख्वाब। ख्वाब, ख्वाहिश नहीं बोलेंगे, तो वाव के साउंड को छुपा लेना है, तो उसको कहते हैं वाव मादूला। आगे चलते हैं। याय, याय की दो किस्में, याय मारूफ, याय मजहूल। यानी इसमें भी वाव के तरह ही है, वाव के तरह ही वो या मारूफ कहलाता है, वो या मारूफ कहलाता है जो खींच करके पढ़ा जाए, जैसे गरीब, अमीर, शरीफ। ये देखिए सिंबल देख लीजिए, इसको मारूफ कहते हैं और किसको मजहूल कहते हैं। ये दोनों या की शक्ल को आप जहन में रख लीजिए, सेव कर लीजिए। और इसी तरह यहाँ या मारूफ की मिसालें जो दी गई है, गरीब, अमीर, शरीफ। अब मजहूल की जो दी गई है उसको खींच करके नहीं पढ़ना, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पढ़ना है। तो वो ये है, शेर, जेल, देर। शेर, जेल, देर, खींच करके इसको नहीं पढ़ना है। देखिए उर्दू ग्रामर में ये जो है 10th क्लास और 12th क्लास के लिए ये उर्दू ग्रामर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इसको लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमसे कमेंट में राब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे वो यूट्यूब ये चाहे वो व्हाट्सअप चैनल के लिंक के ज़रिए से हो या टेलीग्राम के ज़रिए से। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए, रिवाइज करते रहिए। और इसके बारे में जो इल्म हिजा के ही मुतालिक अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इल्म हिजा के मुतालिक ही आएगी और इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ये के बाद दीगरे जो उर्दू ग्रामर के जो 5 हिस्से बतलाए गए हैं, अभी हम लोग की जो उर्दू ग्रामर में वीडियो आएगी वो इसी अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर भी अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी जगह हो तो आप हमसे इसका सलूशन हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।